गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो कि हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे पहले हमने हमारे चैनल पर हिस्ट्री के अन्य वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए, उन पर जाकर आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने धनानंद को पराजित करके ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बने थे। उसके बाद मौर्य वंश के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? तो मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोतों में आते हैं अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा, राक्षस, जैन और बौद्ध ग्रंथ। ठीक है। और पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और रुद्रदामन अभिलेख। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनको सेंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। और चंद्रगुप्त मौर्य किसने कहा था? विलियम जोन्स ने कहा था। और दरअसल इनको विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस बुक में कहा गया है। ठीक है। और वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न। चाणक्य कौन था? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसकी सहायता से ही इसने क्या की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिसके अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। जिसके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र है, जो किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक और लेखक कौन माने जाते हैं? एडम स्मिथ माने जाते हैं, जिनके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखी गई थी। ठीक है। अब इनके राजरोहण या राज्याभिषेक के बारे में पढ़ते। तो 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर ये बैठे थे। और इनके दरबार में कौन आया था? मैग्नेस्टिनी आया था, जिसके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। और सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था। तो 305 ईस्वी में जब इसने अपने राजदूत मैग्नेस्थिनिस को भेजा, उसके बाद इसने क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य उसमें विजयी हुआ। तो इसके इस युद्ध में ये परिणाम हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया, जिसका अन्य नाम क्या था? हेलेना था, उससे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर दिया। और इसको दहेज में क्या दिए थे? 4 प्रांत दिए थे। कौन कौन से? काबुल, खंदार, हेरात और मकरान। और क्या दिए थे? 500 हाथी भी दिए थे। इनके जो गुरु थे वो कौन थे? जैन धर्म के भद्रबाहु इनके गुरु थे, जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में। तो उत्तर में जो इनका क्षेत्र वो क्या है? हिमालय से, और दक्षिण में मैसूर तक, और पूर्व में बंगाल से, और पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तथा अरब सागर तक जो इनका क्षेत्र था वो क्या था? मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी में। संलेखना विधि, जो कि क्या है? जैन ग्रंथों में विधि है मुक्ति पाने की। तो उससे इन्होंने श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर, कर्नाटक में है वो, वहाँ पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। अगले शासक के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो शासक है वो कौन है? बिंदुसार, जो क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था। इसकी माता का नाम क्या था? दूधरा था। इसका अन्य नाम क्या था? अमित्रघात था। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक, यानी शत्रु का नाश करने वाला। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया। और वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? परिसार इसका नाम मिलता है। और इसका जो राज्याभिषेक था वो कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व में हुआ था। सीरिया के नरेश एंटियोकोटस ने अपने राजदूत डायमिकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो जब इसने अपने राजदूत को दरबार में भेजा था तो बिंदुसार ने इससे अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिकों की मांग की थी। तो इसने एंटियोकोकस ने क्या किया था कि मीठी शराब और अंजीर तो भिजवा दी थी, लेकिन यूनानी दार्शनिकों की मांग को ठुकरा दिया था, क्योंकि इसने कहा था कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है। तो बिंदुसार का जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका अनुयायी था बिंदुसार? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। कितने राज्यों को विजेता बताया गया? 16 राज्यों को विजेता बताया गया। किसमें बताया गया? तारानाथ के द्वारा रचित पुस्तक तंगीर व कंगूर में बताया गया है। बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए थे। कौन कौन? तो उसमें से एक विद्रोह है तक्षशिला में विद्रोह। जब तक्षशिला का विद्रोह हुआ था तो बिंदुसार का पुत्र सुशीम, उसका क्या था?
राजकुमार था, लेकिन ये उस विद्रोह को दबाने में असफल हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था कि इसने अशोक को, दूसरे बेटे अशोक को भेजा था वहाँ पे, तो अशोक ने बड़ी क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला शासक अशोक महान के बारे में। तो अशोक कौन था? वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना था, जिसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। और मास की गुर्जरा, नैतुर एवं उंडे गोलम के लेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। इसका जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक का जन्म हुआ था। सुमांद्र ये इसकी माता थी। ठीक है, इसकी जो प्रिय पत्नी थी वो कौन थी? कारुबाई थी। जिसका पुत्र था वो कौन था? महेंद्र था। और पुत्री संघमित्रा थी। इसकी हेनली के अनुसार इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ठीक है, इसके जो नाम का उल्लेख मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? पुराणों के अनुसार इसका नाम अशोक वर्धन व देव नाम प्रिय मिला है। 269 ईस्वी में जब ये राजगद्दी पे बैठा था तो उससे पहले ये क्या था? राज्यपाल था। ठीक है, अवंती का कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, और राज्याभिषेक के आठ वर्ष बाद इसने क्या किया था? 261 BC में इसने कलिंग, जिसकी राजधानी क्या थी? तोसली, उस पर आक्रमण कर दिया। तो उस समय कलिंग के राजा कौन थे? खारवेल थे। तो उस समय क्या हुआ था? उस युद्ध में 1.5 लाख सैनिक मरे थे। और इस युद्ध संहार के दौरान अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और अशोक कह सकते थे बहुत ही व्यक्तिगत आदमी बन गया था। अशोक के शासनकाल में सबसे पहले अभिलेखों का पता चला था। किसके शासनकाल में सबसे पहले अभिलेखों का पता चला था? तो अशोक के शासनकाल में सबसे पहले अभिलेखों का पता चला था। ठीक है, तो अभिलेख कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, शिलालेखों की संख्या 7 थी, स्तंभ लेखों की संख्या 14 और गुहा लेखों की कोई संख्या निर्धारित नहीं थी। अभिलेखों की खोज किसने की थी? 1750 में पोर्ट्रेटरी पेंथेलर ने अभिलेखों की खोज की थी। और इनको पढ़ा किसने था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने इनको पढ़ा था। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमें जो ये अभिलेख थे इनकी लिपि के बारे में। तो इनकी लिपि 4 प्रकार की थी: ब्रह्मी लिपि, खगोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि और अरामाइक लिपि। ब्रह्मी लिपि जो इंडिया में प्रसिद्ध थी, खगोष्ठी लिपि जो पाकिस्तान में प्रसिद्ध थी। लेकिन जो खगोष्ठी जो लिपि है इसकी एक विशेषता थी कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और ग्रीक और अरामाइक लिपि अफगानिस्तान में थी। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को किसने दी थी? इनके गुरु उपगुप्त ने दी थी। ठीक है, अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, यानी ये धर्म सिर्फ उस तक सीमित था। उसने लोगों पर ये धर्म थोपा नहीं था, यानी उसका राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। कौन सा देश भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थी। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वह कैसी थी? प्राकृतिक भाषा थी। और ये किस लिपि में लिखे हुए थे? अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। ठीक है, अशोक के चतुर्दश अभिलेखों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अशोक के चतुर्दश अभिलेखों में जो इसका प्रथम शिलालेख है वो किससे संबंधित है? अहिंसा पर बल दिया गया, इसमें पशु बलि की निंदा की गई। और द्वितीय शिलालेख में मनुष्य तथा पशु की चिकित्सा पर बल दिया गया। तृतीय शिलालेख में 3 अधिकारी राजुक, युक्त तथा प्रदेशक की चर्चा की गई है, जो धर्म प्रचार के लिए थे ये अधिकारी। ठीक है, जो इसका चतुर्थ शिलालेख है उसमें क्या किया है? भेरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्म घोष यानी बौद्ध की नीति का चर्चा है, यानी युद्ध के स्थान पर बौद्ध की नीतियों की चर्चा है। ठीक है, 5वें शिलालेख में इसमें धम्म मात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। तो इसके जो 6वां शिलालेख था उसमें क्या था कि जब चाहे, मतलब जनता के कल्याण के लिए जब चाहे उसके जो दरबार के जो अधिकारी थे उससे मिल सकते थे, ये कहा था। और 7वें अभिलेख में क्या था? अशोक के विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात की गई थी। ठीक है, 8वें अभिलेख में क्या था? अशोक की धम्म यात्रा की चर्चा की गई थी। और इसकी जो धम्म यात्रा थी वो कब से प्रारंभ हुई थी? राज्याभिषेक से 8 वर्ष बाद प्रारंभ हुई थी। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष ये गया में गया था और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष ये लुम्बिनी गया था। ठीक है, 9वें अभिलेख में क्या है? सच्ची भेंट व शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। ठीक है, और 10वें अभिलेख में राजा व अधिकारी प्रजा हित में सोचे, मतलब राजा व अधिकारी जो हैं राज्य के वो किसके हित में सोचे? प्रजा के हित में सोचें। अब इसका जो है 11वां अभिलेख, तो 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। और 12वें अभिलेख में इसमें स्त्रियों की स्थिति के सुधार के लिए स्त्री
मात्रा नामक अधिकारी की चर्चा की गई है। स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी थे जो स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए रखा गया था। ठीक है, जो 12वां अभिलेख है उसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध की चर्चा किस अभिलेख में की गई है? 12वें अभिलेख में। ठीक है, जो 14वां अभिलेख है उसमें अशोक ने जनता के धार्मिक जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया कि अशोक ने कहा कि जनता को धार्मिक जीवन भी जीना चाहिए। ठीक है, अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देव प्रियदर्शी देवताओं का पसंद लिखा था। देव प्रियदर्शी इसका मतलब क्या था? देवताओं का पसंद। मध्य प्रदेश के गुजरात व कर्नाटक के मास्की नेदर व उद्देगोलान अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक मिलता है। तो अशोक का स्पष्ट नाम अशोक किस में मिलता है? मास्की नेदर व उद्देगोलन अभिलेखों में। राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को क्या बताया? मगध का सम्राट बताया। तो मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया है? भाब्रू अभिलेख में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्तंभलेख। वैसे तो स्तंभलेखों की संख्या 7 है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट स्तंभलेख है उनके बारे में देखते हैं। तो प्रयाग स्तंभलेख है जो अशोक ने बनवाया था, उसको कौन लेके चला गया था? जहांगीर दिल्ली लेकर चला गया था। अशोक का जो सबसे छोटा अभिलेख है वो कौन सा है? रुम्मीदेही अभिलेख है। ठीक है, अब अशोक की धम्म यात्रा के बारे में पढ़ते हैं। तो अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए कानून की संहिता बनाई, उसे ही धम्म कहते हैं। मतलब लोगों में नैतिकता डालने के लिए उसने क्या बनाई? एक कानूनी संहिता बनाई, उसे ही क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। अशोक धम्म स्वयं नियंत्रण था। जो अशोक के जो धम्म थे वो क्या थे? स्वयं नियंत्रण थे, यानी खुद पर नियंत्रण रखने के बारे में थे। अशोक ने कहा था कि व्यक्ति को अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास व सेवकों के प्रति उदार रहे। मतलब व्यक्ति में व्यक्तिगत भावनाएं होनी चाहिए। जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में कि मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार थी। तो मौर्यकालीन जो प्रशासन व्यवस्था थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। तो वो 3 भाग कौन कौन से थे? जो पहला भाग था राजा था, और दूसरा प्रांतीय प्रशासन और तीसरा था विषय। तो राजा के अंतर्गत क्या आते थे? इसकी जो राजा की जो सहायता करते थे वो कौन थे? मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद में को क्या बोलते थे? तीर्थ बोलते थे, और तीर्थों की संख्या कितनी थी? 18 थी। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन में कौन थे? जो प्रांतीय प्रशासन के मुखिया थे उनको क्या बोलते थे? कुमार, राष्ट्रिक, आर्यपुत्र व प्रांतीय बोलते थे। जो क्या करते थे? प्रांतीय प्रशासन को संभालने वाले रहते थे। ठीक है, और विषय थी ये जो छोटी इकाई थी। तो विषय में जिसे हम आज के दौर में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। तो विषय का जो मुख्य होता था वो कौन था? विषयपति होता था। इसकी जो सबसे छोटी इकाई थी वो कौन सी थी? ग्राम थी, और ग्राम का मुखिया कौन था? ग्रामीणी था। ठीक है, तो जो मंत्री परिषद थी, जो मंत्री विभाग था उसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन कौन होते थे? देखिए, समाहर्ता, जिसे हम आज क्या बोलते हैं? वित्त मंत्री बोलते हैं। उस समय क्या बोलते थे? समाहर्ता। फिर सन्निधाता, ये कौन होता था? कोष अध्यक्ष होता है, कोष का अध्यक्ष होता है। सीता अध्यक्ष, ये क्या किसका अध्यक्ष होता है? कृषि का अध्यक्ष। अब पोतवा अध्यक्ष, ये माप तोल के मान को देखता था। सूत्र अध्यक्ष वस्त्र उद्योग मंत्री था। सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने चर्म उद्योग से संबंधित था। ठीक है, अब लक्षण अध्यक्ष ये टकसाल का अध्यक्ष होता था। अश्वाध्यक्ष ये घोड़ों की देखभाल करता था। हस्ताध्यक्ष ये हाथियों की देखभाल करता था। अकारा अध्यक्ष ये खान मंत्री था। ठीक है, हम देखते हैं प्रांतीय व्यवस्था के बारे में। तो इसमें जो मौर्य साम्राज्य की जो प्रांतीय व्यवस्था थी वो क्या थी? उत्तर में तक्षशिला जो इसकी राजधानी थी। ठीक है, और दक्षिण में स्वर्णगिरी तक, और पूर्व में अवंती जो इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी, और पश्चिम में पाशी जिसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, और कलिंग जिसकी राजधानी क्या थी? तोसली थी। ठीक है, ये थी प्रांतीय व्यवस्था मौर्य काल की। ठीक है, अब पढ़ते हम इसकी सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो इसकी सैन्य व्यवस्था में क्या थे? पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी, हस्ती सेना थी, नौसेना सेना थी, और धनुर्धार सेना थी। जो पैदल सेना थी उसकी संख्या पिलनी के अनुसार कितनी थी? 6 लाख सैनिक थे, और घुड़सवारों की संख्या कितनी थी? 30,000 घुड़सवार थे, और हस्ती के अनुसार 9,000 हाथी थे। ठीक है, सेना की देखरेख वाले विभाग में 30 सदस्य थे मैग्नेस्टीनीज के अनुसार। तो जो सेना की देखरेख करते थे उसमें कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। किसके अनुसार? मैग्नेस्टीनीज के अनुसार। अब हम पढ़ते हैं कौटिल्य
के अनुसार राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार से युद्ध करना चाहिए। कैसे कैसे? प्रकाश युद्ध, प्रकाश युद्ध वह होता है जो आमने सामने का युद्ध होता है। कूट युद्ध जो चालाकी व छलबाजी से किया जाता है। तुष्टि युद्ध ये अप्रत्यक्ष या शत्रुओं में गृह युद्ध करवा के किया जाता है। ठीक है। अब गुप्तचर व्यवस्था, तो गुप्तचर व्यवस्था में संस्था और संचार थे। संस्था में क्या था? एक स्थान पर रहकर ये गुप्तचरी करते थे, और संचार में क्या था? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ये गुप्तचरी करते थे। अब इसकी कृषि व्यवस्था, कृषि व्यवस्था में भूमि थी, वो 2 प्रकार की थी, उपजाऊ भूमि और अनुपजाऊ भूमि। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भी भूमि 2 प्रकार की थी, देवमलिक और अदेवमलिक। देवमलिक का मतलब होता है जो मानसून पर निर्भर करती है, यानी देवता से आप रिलेटेड कर सकते, जैसे देवता यानी परमात्मा चाहेगा तभी कृषि होगी, तो ये मानसून पर निर्भर करेगी। और एक देवमालिक यानी मानसून पर निर्भर नहीं करती थी। ठीक है। इसकी न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था में कौन होता था? इसका जिला न्यायाधीश होता था। जिला न्यायाधीश जिसे क्या कहा जाता था? राजयुक्त कहा जाता था। ठीक है। अब सामाजिक व्यवस्था, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार समाज 4 भागों में बटा हुआ था। 4 भाग कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैग्नीज के आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया था। 7 भाग कौन कौन से थे? दार्शनिक जिसके अंदर कौन कौन आते थे? पुजारी, भिक्षु तथा विद्वान आते थे। कृषक जिसके अंतर्गत कौन आते थे? कृषकों की संख्या सर्वाधिक अधिक थी, यानी जो किसान लोग आते थे। पशुपालन के अंदर पशु पालन करने वाले आते थे। व्यापारियों के अंदर व्यापारी जो अधिकांश नगरों में निवास करते थे। और सैनिकों के अंदर ये सैनिकों की संख्या क्या थी? दूसरे स्थान पर थी। सबसे ज़्यादा किसानों की संख्या थी। ठीक है। निरीक्षक, इनके अंदर सामाजिक व्यवस्था का निरीक्षण था। तो मंत्री जो वो लोग होते थे जो शासन का कार्य करते थे। ठीक है। बढ़ते मौर्यकालीन वास्तुकला के बारे में। तो मौर्यकालीन वास्तुकला में लकड़ी के भवन जो वर्तमान में हमें कहाँ पर प्राप्त हुए? पटना में प्राप्त हुए। मौर्य काल में पत्थर की कुशल कारीगरी थी, यानी यहाँ पर पत्थर का प्रयोग बहुत अच्छे से किया जाता था। ठीक है। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप भी मौर्य काल के दौरान ही बनवाया था, जो क्या है? सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने यूपी के अंदर सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा गया है, जो किसका सूचक है? अहिंसा का सूचक है। यही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही एजुकेशन से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।